आज इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की 130वीं जन्म जयंती है। आज इस विशेष पत्रकार वार्ता में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मेरी सहयोगी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुश्री सुष्मिता देव जी, एनएसयूआई के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे भाई और साथी कुंदन जी, आप सबका मैं विशेष स्वागत करता हूं। आज बाबा साहब की जन्म जयंती भारत के संविधान और संवैधानिक अधिकारों का उत्सव भी है। बाबा साहब की जयंती दास्ता, रूढ़िवादिता और अंधविश्वास के खिलाफ एक संपूर्ण क्रांति का उत्सव भी है। बाबा साहब की जयंती बगैर किसी दबाव और प्रलोभन के अभिव्यक्ति की आजादी का उत्सव भी है। आज जब देश के संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर मोदी सरकार द्वारा एक पूर्व नियोजित हमला बोला जा रहा है, तो बाबा साहब का कथन आज के संदर्भ में और भी प्रासंगिक है। एंड आई कोट, अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, और जिस आदमी का विवेक शून्य हो जाता है फिर वह आदमी इंसान नहीं मानसिक गुलाम हो जाता है। इसलिए अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनो। आज अंधविश्वास दोस्तों, आज अंधविश्वास और अंधभक्ति के चौतरफा अंधेरे में विवेकहीनता और मानसिकता के गुलामी के वातावरण में एक अहंकारी शासक के जबरन थोपे जा रहे स्तुतिगान व व्यक्ति पूजा के माहौल में और अभिव्यक्ति की आजादी को कंस की तरह बेड़ियों में जकड़े दिए जाने के युग में आईएनसी आज एक आईएनसी टीवी का विजन अनवील करेगा और उसकी फॉर्मल शुरुआत हम राष्ट्रीय पंचायती राज डे 24 अप्रैल 2021 से करेंगे। ये आईएनसी टीवी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म इस अंधविश्वास, अंधभक्ति, विवेकहीनता और अभिव्यक्ति की आजादी पर लगी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की एक छोटी सी शुरुआत होगी, जो महात्मा गांधी की सोच के अनुरूप है। आज हमारे साथ हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी सबसे पहले इस आईएनसी टीवी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का विजन क्या है, और आईएनसी टीवी ने एक छोटी सी फिल्म बनाई है। जैसा मैंने कहा कि इसकी फॉर्मल शुरुआत राष्ट्रीय पंचायती राज डे, जिसके लिए राजीव जी का नाम जाना जाता है, उस दिन से हम इसकी फॉर्मल शुरुआत, इसका प्रोग्रामिंग उस दिन से शुरू करेंगे। आज उसका विजन अनवील करने के लिए खड़गे साहब हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा खड़गे साहब से कि वो आईएनसी, और हम उधर एक बार जाएंगे, कि वो आईएनसी टीवी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक 1 मिनट 21 सेकंड की विजन स्टेटमेंट और उसके बाद एक छोटी सी फिल्म बाबा साहब पर, वो दोनों खड़गे साहब अनवील करेंगे। और उसके बाद आज के संदर्भ में और बाबा साहब की जयंती पर खड़गे साहब अपनी बात कर आपके समक्ष रखेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि खड़गे साहब एक बार उधर आएंगे और इसे अनवील करेंगे।
इनमें से कई भूमिकाएं निभानी पड़ी। इनमें से पत्रकार गांधी भी एक भूमिका थी। इंडियन ओपिनियन में 9 जून 1907 को वे लिखते हैं, मैंने पत्रकारिता को अपने जीवन के उद्देश्य प्राप्ति के लिए अपनाया है। मेरा ध्येय है कि घोर दबाव में भी उदाहरण द्वारा मैं सत्याग्रह के बेजोड़ अस्त्र का प्रयोग सिखाऊं। महात्मा गांधी ने कहा था, इंडियन ओपिनियन के प्रथम मास में ही मैं समझ गया था कि पत्रकारिता का एकमात्र ध्येय सेवा होनी चाहिए। समाचार पत्र के पास बड़ी भारी शक्ति है, लेकिन जिस प्रकार अनियंत्रित बाढ़ का पानी पूरी बस्तियों को डुबा देता है और फसलों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार अनियंत्रित लेखनी की सेवा भी विनाशकारी होती है। यदि उसका नियंत्रण बाहर से किया जाए तो वह नियंत्रणहीनता से अधिक अनिष्टकर सिद्ध होता है। प्रेस का नियंत्रण तभी लाभकारी हो सकता है जब प्रेस उसे स्वयं अपने ऊपर लागू करे। अगर यह तर्क सही है तो दुनिया के कितने पत्र इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो पत्र पत्रिकाएं निकम्मी हैं उन्हें कौन रोके। अच्छाई और बुराई की तरह निकम्मी और उपयोगी पत्र पत्रिकाएं भी साथ साथ चलेंगी और मनुष्य को अपना चुनाव खुद करना होगा। महात्मा गांधी कहते हैं, वाणी और लेखनी की स्वतंत्रता स्वराज की आधारशिला है। अगर यह खतरे में है तो तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। पत्रकार के रूप में गांधी कहते हैं, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जा सकता है। उसके शक्तिशाली होने में कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस शक्ति का दुरुपयोग करना एक अपराध है। मैं स्वयं एक पत्रकार हूं और अपने साथी पत्रकारों से अपील करता हूं कि वे अपने उत्तरदायित्व को समझें और अपना काम करते समय केवल इस विचार को प्रश्न दे कि सच्चाई को सामने लाना है और उसी का पक्ष लेना है। गुलजार जिनकी वजह से आज मादरे हिंद का हर घर हर आंगन, उन बाबा साहब को हम सबका नमन, उन बाबा साहब का चरण वंदन। रचकर समता मूलक संविधान, सबको दिया अधिकार समान, लोकतंत्र के पावन मंदिर में किया ऐलान, जाति धर्म से नहीं बनता कोई महान। We, the people of India, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, democratic republic. गांधी नेहरू के सपनों को साकार किया, सरदार पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के सपनों को आकार दिया, देशवासियों के सपनों का संविधान दिया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के भाव का प्रसार किया, हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति का सुरक्षित सम्मान किया, नव भारत का नूतन निर्माण किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को कांग्रेस पार्टी की भूमिका के बारे में जो कुछ कहा, मैं उसे ही दोहराना चाहती हूँ। संविधान के प्रारूप को आसानी से सदन तक लाने में सभी श्रेय कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। शोषित वंचितों के लिए लड़ी लंबी लड़ाई, कलंकित कुरीतियों पर की चढ़ाई, माताओं बहनों को हर बंधन से मुक्त कराया, चकमोर मानवता का दीप जलाया। बाबा साहब अम्बेडकर दलित और कमजोर लोगों की जिंदगी में रोशनी लाई। उन्होंने अपनी सोच से हजारों साल पुराने जातिवाद की दीवार पर एक जबरदस्त चोट मारी।
भीम के भारत को सुरक्षित रखने की अब है हमारी जिम्मेदारी। नफरत हिंसा के सियासी सौदागरों की करनी है कड़ी पहरेदारी। भीम के विचारों का नहीं हो सकता कोई विकल्प। अंबेडकर जयंती पर आई मिलकर लें एक संकल्प। भीम के भारत को बचाएंगे, बाबा साहब के सपनों का समाज बनाएंगे। सीधा कर सो दोस्तों, आपने आईएनसी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आईएनसी टीवी का विजन स्टेटमेंट और एक छोटी सी फिल्म, एक बड़ी फिल्म आईएनसी टीवी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी और 24 तारीख से इसकी नेशनल पंचायती राज डे से श्री राजीव गांधी जी की स्मृति में इसकी प्रोग्रामिंग हम शुरू कर देंगे। लगभग 8 घंटे हर रोज़ ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव रहेगा और ग्रेजुअली हम इसे फर्दर एक्सपेंड करेंगे। आज जिनकी जन्म जयंती है और आज जिस प्रकार से दलित समाज के अधिकारों पर हमला बोला जा रहा है, एक सुनियोजित तरीके से उसे लेकर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमें हमारे बीच में हैं और वो अपनी बात अब आपके समक्ष रखेंगे। आदरणीय खड़गे साहब। सभी को मेरा नमस्कार। आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 130वीं जयंती हम मना रहे हैं। हमें खुशी है इस मौके पर पार्टी की तरफ से आईएनसी टीवी डिजिटल लॉन्च किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस के विचारों का व्यापक प्रसार और प्रचार इसके माध्यम से हो। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो बातें बहुत पहले ही कही थी वो आज सच हो रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आपको 3 बातें बताऊंगा जो उन्होंने खासकर पत्रिका के बारे में कही थी। और वो हमेशा अपने लोगों से कहते थे, कोई समाज, कोई विचार अगर उसको जीवित रखना है तो 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक विचार यानी आइडियोलॉजी, थिंकिंग। दूसरा आचार यानी अनुष्ठान में लाना। तीसरा प्रचार। आचार, विचार और प्रचार, अगर ये 3 चीज किसी संस्था में, किसी समाज में अगर होते हैं तो वो आइडियोलॉजी बहुत दिन तक चलती है और लोगों को उसका फायदा होता है। लेकिन आज उनके विचारों को खत्म करने के लिए मोदी सरकार हर तरीके की कोशिश कर रही है। संविधान तो अच्छा है, संविधान अगर कितना भी अच्छा हो, अगर संविधान को चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं
तो संविधान बुरा हो सकता है। संविधान में कितने भी कमियां हो, अगर संविधान को चलाने वाले लोग अगर सही हो तो अच्छा हो सकता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद ही ये बात कही थी, जिसको श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी अपने भाषण में दोहराया था, और यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने कहा। आज मैं और एक आपसे बात रखना चाहता हूँ। 31 जनवरी 1920 में बाबा साहब अम्बेडकर पहला अपना पेपर निकाला, दैट इज फोर्टनाइटली में उसका नाम उन्होंने रखा मूक नायक, यानी जनता मूक है, गरीब है, वंचित है, दलित है, सप्रेस्ड है, तो उनके नायक कौन होंगे? उनके विचारों को लोगों तक कहाँ तक पहुंचाना चाहिए? तब उन्होंने वो पेपर 1920 में मूक नायक के नाम से निकाला। उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा, उस पेपर के मुताबिक आज जितने भी अखबार मौजूद हैं वे किसी न किसी जाति के हितों की रक्षा में लगे हैं। वे दूसरों के हितों की ओर देखते तक नहीं। इस कारण हमारा देश विषमताओं का मायका बना हुआ है। सत्ता और ज्ञान के अभाव से साथ गरीबी ने विशाल दलित समाज को गहरे गर्त में डाल रखा है। धर्म को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधु प्रेम की भाव सिखाता है। फिर उन्होंने इस पेपर बंद होने के बाद और एक पेपर निकाला 1927 में, वो मराठी में बहिष्कृत भारत, यानी जिस समाज को हम बहिष्कृत किए हैं उसको उन्होंने 15 नवंबर 3 अप्रैल 1927 में ये निकाला था। फिर वो भी बंद हुआ। फिर उसके बाद में उन्होंने 15 नवंबर 1929 में एक नया पेपर चलाया जिसका नाम था जनता। वो जनता पेपर कम से कम 26 साल तक चला। फिर उसके बाद यानी जिसमें दलितों के समस्या लिए और पुनः पैक्ट को किस ढंग से बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी के साथ मिलजुल के रिजर्वेशन के बारे में मनवाया, ये सारी चीज़ें उसमें आती है, वो एक और अंग है। तो यानी पेपर के बारे में, माध्यम के लिए बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा वो खुद इंटरेस्ट लेकर समाज के लोगों के जितने भी कमियां हैं वो बताने की कोशिश करते थे। जब वो जनता पेपर उसको बदलकर जब उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, तब उन्होंने उस पेपर का नाम प्रबुद्ध भारत रखा, यानी नया भारत, प्रबुद्ध भारत। तो ऐसे नए नए विचार, नए नए पेपर्स उन्होंने इसलिए लाया कि उनके विचारों का भी प्रचार हो, साथ ही साथ जो दबे तबके और बहुत ही वंचित लोग हैं उनको एक फायदा हो। और मैं आखिरी बात ये कह के समाप्त करूंगा, तो आप बोलेंगे कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसा कि अभी सुरजेवाला साहब ने कहा कि, और महात्मा गांधी जी ने उनके कोट भी आपने देखा, लेकिन यही बात 1943 में
जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 101वीं जयंती रानडे की पूना में हुआ था, उस वक्त उन्होंने ये कहा, भारत में पत्रकारिता कभी व्यवसाय थी, आज व्यापार बन गई है। ये उस वक्त के वर्ड है। अब ये खुद को जनता का जिम्मेदार सलाहकार नहीं मानती। भारत की पत्रकारिता इस बात को अपना सर्वप्रथम और सर्वोपरि कर्तव्य नहीं मानती है कि वो एक तटस्थ भाव से निष्पक्ष समाचार दे। आज उनका मुख्य सिद्धांत है एक नायक चुनकर उसकी पूजा करना। उसकी छत्र छाया में समाचार पत्रों का स्थान सनसनी और विवेक सम्मत मत का विवेकहीन भावावेश ने ले लिया। मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ सम्मानजनक अपवाद मौजूद है, लेकिन उनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई है। तो ये बाबा साहब के विचार थे उस वक्त के पत्रकार के लिए, पत्रों के लिए, पेपर्स के लिए, लेकिन आज भी वो निश्चित रूप से वो ये प्रूव हो रहा है कि जो पहली व्यवस्था थी, जो महात्मा गांधी जी ने कही, फिर उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा, वो सत्य होते जा रहा है। क्योंकि हर एक को डराना यही बीजेपी का और मोदी जी का काम है। उसी से आज पत्रकार को डरा रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को डरा रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, सबको डराते जा रहे हैं और उधर ध्यान नहीं दे रहे। यूपी में सबसे ज्यादा अन्याय, अत्याचार गरीबों पे, दलितों पे हो रहा है। अब उदाहरण के तौर पर बोलूंगा, हर 11 मिनट में एक दलित अत्याचार का शिकार होता है। इसके बारे में मोदी जी कुछ नहीं कहते। सेक्रेटरिएट में एक सेक्रेटरी है, एक ही सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी 6, ज्वाइंट सेक्रेटरी 4। यानी ये हालत जिस जगह मोदी जी खुद काम करते हैं उस पार्लियामेंट में है। तो उनसे मैं समझता हूं कि दलितों के प्रति उनकी सिर्फ इलेक्शन में वो कभी कभी बात करते। इस बार तो मैं देखा, मैं खुद बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के पास पार्लियामेंट में गया था। एक हार डाले हैं, उसके सिवाय वहां पर कुछ नहीं है। मोदी जी तो नहीं गए, दूसरे भी नहीं गए। मैं बोला कि मैं यहां तक आया हूं, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन लो, इसलिए मैं पार्लियामेंट के अंदर गया, फूल डाला, आया। मुझे बड़ा निराश हुआ। अरे आप बड़े बड़े इलेक्शन के मीटिंग करते हो और बड़े बड़े कार्यकर्ताओं का मीटिंग लेते हो, क्या 10-50 लोग मिलके वहां पर उनको फूल माला नहीं चढ़ा सकते? ये मोदी जी का है। ये जैसा है हाथी के दांत दिखाने का एक, खाने का एक, वैसा आज मोदी जी चल रहे हैं। और इसीलिए वो हमको बताना है, देश को, विदेश को, यहाँ के जनता को, कि इस मीडिया द्वारा जो इसमें बहुत ही कोशिश करके हमारे सुरजेवाला साहब ने जो बनाया है और इसको आगे बढ़ाने के लिए वो जो कोशिश कर रहे हैं, हम सभी लोग उनके साथ हैं। और इस मीडिया का फायदा जरूर सभी लोग लेंगे, ऐसा मैं समझ के मेरे बात को खत्म करता हूँ। थैंक यू सर। बिफोर वी टेक क्वेश्चंस, आज जिस प्रकार से दलित अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है, उसके दो पहलुओं को बहुत संक्षिप्त में मेरे दोनों सहयोगी सुष्मिता जी और नीरज जी उसकी व्याख्या करेंगे। मैं उन्हें अनुरोध करूंगा, पहले सुष्मिता जी को और उसके बाद नीरज जी को। सुष्मिता जी।
you, sir. I would like to start by paying my deep respect and tribute to Baba Saheb Ambedkar, who gave us our constitution. And I would like to also thank you all for being present here at the launch of our INC digital channel. Just to reiterate what our leader Kharge ji said, that every 11 minutes there is an attack on a scheduled caste person in this country. And this data does not come from the Congress platform, but this data is backed by the NCRB. And what I have to reiterate is that the SC sub-plan, which was the vision of the UPA of the Congress party, has been repeatedly diluted by the NDA government, by the BJP government. Although the need for the sub-plan remains given the status of this community in our country, but clearly the Bharatiya Janata Party is insensitive to that need, and you all have seen repeatedly, budget after budget, how that has been diluted. I have to say, if we talk about atrocities on the scheduled caste brothers and sisters of this country, we must hold out and must highlight that the example of Gujarat and Uttar Pradesh stands out. It has been seen how the Chief Minister of Uttar Pradesh, Ajay Bisht ji, visits a Dalit home but ensures that they are bathed first. It has been seen even in Karnataka with Yedurappa ji, that how he visits a scheduled caste community's household but makes sure that the hotel, the food is from the hotel. This is exactly the discrimination and the mindset that our constitution wants to protect our people from. And especially, we have to say that this government has proved again and again and again, wherever it is in power in the states and at the center, that it repeatedly acts against the interest and security of the scheduled caste people. One small data I would like to give is in UP itself, the attacks on scheduled caste community has risen to 11,829, which is almost 25.8% in the entire country. And I hope that is evidence enough to tell us all how anti-scheduled caste community the Bharatiya Janata Party and its chief ministers are. Thank you. Thank you, Shushmita ji. I will now request my colleague Neeraj Kundan ji, because the scheduled castes are being discriminated against both in terms of scholarships and jobs, as also opportunities. He will mention briefly 2 points. थैंक यू सर. सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, और श्रद्धांजलि देते समय ही आज उनकी वो कही बात जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षकों को जो है, हमारे जो छात्र हैं, दलित छात्र हैं, उनको शिक्षक बनाइए ताकि वो आगे आने वाले समय में जो है वो संघर्ष कर सकें. परंतु जो भाजपा की आज की एक नीयत है, वो दलित छात्रों को जो है वो शिक्षित से नहीं बनाना चाहती है, वो उनको वंचित रखना चाहती है, ताकि वो आने वाले समय में अपनी आवाज़ जो है इस सरकार के खिलाफ नहीं उठा सके. वो उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं. और उसके ही सामने हमारे कुछ आंकड़े हैं, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, तो भारी गिरावट जो है स्कॉलरशिप में जो है, एससी स्टूडेंट्स की, जो दलित छात्रों की जो स्कॉलरशिप में है, उसमें भारी गिरावट आई है. मैं ये सरकारी आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहूँगा, जबकि कांग्रेस पार्टी की यूपीए की 2013 और 2014 की जो सरकार थी, जब प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स की 882 करोड़ रुपीस थी, उसके बाद जब से भाजपा की सरकार आई है उसमें भारी गिरावट आई है. 2016 और 2017 में भाजपा की सरकार में वो घटकर 506 करोड़ हो जाती है. 2017 और 18 में वो उससे भी ज्यादा घटकर 62 करोड़ जो रह जाती है. 2018 और 19 में 115 करोड़ और 2019 और 2020 में
355 करोड़ रह जाती है। तो ये सामने सामने दर्शाता है कि जब आप दलित छात्रों को उनका अधिकार जो इस संविधान ने उन्हें दिया है स्कॉलरशिप के रूप में, उनसे उन्हें वंचित रखेंगे तो आप उनको शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको आखिरी अपना पॉइंट ये भी आप लोगों के सामने, मीडिया के साथियों के सामने रखना चाहूंगा। ये भी एक सरकारी आंकड़ा है जो मार्च 2021 18 मार्च को सरकार के द्वारा दिया गया, जिसमें सरकारी हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें 50% से ज्यादा जो हमारे दलित स्टूडेंट्स हैं उनकी वैकेंसी जो है वो रिक्त पड़ी है। अगर मैं इनमें रेलवेज, हाउसिंग बोर्ड, डिफेंस, ऑटोनॉमिक एनर्जी, इन सभी डिपार्टमेंट्स, रेवेन्यूज, ये जो 8 टोटल डिपार्टमेंट्स है, इनकी टोटल वैकेंसीज अगर मैं आपको बताऊंगा तो वह 14,336 जो है ये बनती है। तो ये सामने सामने दर्शाता है कि किस तरीके से वो चाहे निजीकरण जिस तरीके से आज की इस वर्तमान सरकार का जो चल रहा है उसमें भी सीधा सीधा जो उनका जो निशाना है वो कहीं ना कहीं दलित जो छात्र हैं उनको जो संविधान के द्वारा, जो बाबा साहब के द्वारा जो अधिकार दिया गया रिजर्वेशंस का, उसको छीनने का काम जो है ये सरकार कर रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स तो जो है हमने आपके सामने रखे। धन्यवाद। शुक्रिया कुंदन जी। एनी क्वेश्चंस यू वेलकम टू आस्क। जी 24 अप्रैल तक इंतज़ार करिए। इसकी फॉर्मल लॉन्चिंग जैसा मैंने आपको कहा, राष्ट्रीय पंचायती राज डे पे इसकी कंप्लीट प्रोग्रामिंग, उसकी डिटेल्स, इसके एडिटर, डिप्टी एडिटर्स, इसके संचालक कौन होंगे वो सब आपके सामने होंगे। जैसा मैंने कहा कि इनिशियली ये प्लान किया है कि 8 घंटे हर रोज़ ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव रहेगा और इसमें बाकायदा डिबेट्स, डिस्कशंस इत्यादि होंगी। इसका पूरा प्रारूप लगभग तैयार है। 24 अप्रैल को हम इसकी कंप्लीट डिटेलिंग आपको देंगे। यस जी नहीं, ये केवल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑन सैटेलाइट। यस आदरणीय मित्र, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि आज पूरे देश में अंधविश्वास और अंधभक्ति का चौतरफा अंधेरा है। विवेकहीनता और मानसिक गुलामी का वातावरण है। एक अहंकारी शासक के द्वारा जबरन थोपा जा रहा स्तुतिगान भी है और व्यक्ति पूजा का माहौल भी। अभिव्यक्ति की आजादी को कंस की तरह बेड़ियों में लपेटने का युग भी है। इसलिए ऐसे में सैकड़ों, हजारों, लाखों डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और जो प्रिंसिपल टेलीविजन चैनल्स हैं या अखबार हैं, उनके भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभिव्यक्ति की आजादी में अपनी अपनी रचनात्मक भूमिका दे रहे हैं। आप किसी से सहमत हो सकते हैं, किसी से असहमत हो सकते हैं। जैसा महात्मा गांधी ने कहा, हर व्यक्ति की अपनी जगह है। कांग्रेस पार्टी के साथियों को यह लगा, श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन से और हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनके मार्गदर्शन से, कि अभिव्यक्ति की आजादी के इस यज्ञ में एक छोटा सा योगदान एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कांग्रेस के और एक और विपक्ष की विचारधारा को प्रसारित करने के लिए एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और होना चाहिए। और ये एक हमारी छोटी सी, जैसा मैंने शुरू में कहा, एक छोटी सी शुरुआत है। आपने दूसरा सवाल ये पूछा जो एक और आदरणीय मित्र ने पूछा कि क्या ये सैटेलाइट टीवी पर होगा। मैंने उसका जवाब नहीं में दिया। भविष्य में क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है, उसका जवाब मैं आज कैसे दे सकता हूं। The languages would be initially Hindi and English.
these are the two languages that we propose to have the digital media platform in. Other languages we would like to gradually add. It would depend on how much logistics we can arrange in the respective states. Yes, we would like to add. Yes, it's a necessity. Yes, it should be done. Yes, many regional digital media platforms are doing yeoman's service already, right from Assam up to Kerala, up to Gujarat. And we want to also contribute in our own way. Yes, sir. My dear friend, to answer your first question first, and you heard it, today subjugation and suppression of dissent and opinion is near total in this country. व्यक्ति पूजा, मुझे उसकी अंग्रेजी अनुवाद शायद नहीं पता, वो नमो ऐप जो है, द नमो ऐप वॉज ए symbolism of Vyakti Puja. INC TV digital media platform is a digital media platform for dissemination of views and opinions, both which may be acceptable to us and some that may not be. The whole idea is to deliberate. The whole idea, as Rahul Gandhi ji always says, and Sonia ji always says, the whole idea is that various shades of opinion must be placed on the table and deliberated, discussed, debated in order to arrive at one conclusion. One size fits all doesn't suit this country. What is true in Kerala? For example, yesterday we were celebrating New Year's in Karnataka. We were celebrating Baishakhi yesterday in Punjab and Haryana and portions of Delhi and northern India. Today we are celebrating Bohag Bihu, if I am pronouncing it correctly, and my friend will pardon me in case it's mispronounced, in Assam. We are celebrating Vishu in Kerala. We are celebrating the Udiya New Year. We are celebrating important festival in Tamil Nadu. So one size fits all formula of Prime Minister Modi doesn't work in this country. So this digital media platform is not for celebrating or eulogizing one individual, but the thought of the Congress party, the idea of this country. So it's a platform for debate and discussion. Coming back to your second and the more as also an equally important question. The second wave of corona is here and it is hitting the country hard. It is hitting the country with a ferocity that is hitherto unknown. The numbers are scary. The numbers I was looking at this morning, new cases in a single day are 1,84,372 or 1,85,000 with 1,027 deaths. This is unprecedented. This is completely unprecedented. We are now second highest in infection after the United States, surpassing Brazil. And Modi government has left the people to fend for themselves.
it has utterly blundered despite having 1 full year to prepare in management, prevention, and making appropriate infra arrangements to tackle corona. Today, across the country, there is huge vaccine shortage, with Government of India living in denial or indulging in abusing and attacking opposition governments and leaders. When former Congress President Shri Rahul Gandhi writes to the Honorable Prime Minister saying that all vaccine candidates should be permitted in light of the huge vaccine shortage, Prime Minister, instead of replying and considering this valuable suggestion, unleashes Ravi Shankar Prasad and Smriti Irani to level and hurl completely baseless and senseless accusations. Within 48 hours thereof, the same Prime Minister and the same government accept Shri Rahul Gandhi's suggestions and accepts that the new vaccine candidates must also be permitted. That's the kind of doublespeak, myopia and adversarial approach of this government. And yes, a week ago nearly, Srimati Priyanka Gandhi had written to the Education Minister, HRD Minister, on cancellation, that is postponement of the CBSE exams. Shri Rahul Gandhi through the social media had appealed to Modi government that when corona wave is hitting with such ferocity, can we jeopardize the life of our and well-being and health of our children? Every second, third, fourth, fifth person, all of you know, is getting infected. Is it time to put our children at risk? And both Rahul Gandhi ji and Priyanka Gandhi ji had appealed that these exams have to be postponed. And BJP was again mocking. They were making fun. They were not making fun of opposition leaders. They were mocking the well-being and health of our children. Thank God. Even if in hindsight, do not give credit to Rahul ji or Priyanka ji or Congress party, doesn't matter. But for thank God and for heaven's sake, consider the health and well-being of India's children when crores of such children are made to physically sit for a CBSE exam. How do you know how many children will end up getting infected? This is the need of the hour. There is a national emergency happening. We know that Prime Minister is busy in public meetings. Instead of addressing the issues of vaccination, health infrastructure, medication, life-saving drugs, oxygen, availability of all of these. But Prime Minister needs to follow Raj Dharma and rise up to the occasion. Instead of following adversarial politics, there is no you versus me debate, Mr. Prime Minister, here. There is only a us versus corona debate in this country. Thank you. I'll come back to you, sir. Just let me take that question and I'll come back to you. We have seen BJP vaccine candidates approval which the government did in 24 hours after the letter written by Mr. Gandhi and even Rahul, and then this exam thing also with the Prime Minister taking a meeting. In both the cases, because the Congress party set the agenda, you think the government should have acted much before instead of waiting for the letter? Absolutely. Prime Minister Shri Narendra Modi is negligent, callous and indifferent when it comes to management of COVID-19 disease in this country. Modi government has jeopardized and endangered the lives of millions and millions of Indians by its negligent
conduct. Modi government is completely careless and cruel when it comes to ensuring provision for medicines that are life-saving, including remdesivir, if I'm pronouncing it correctly, and other life-saving drugs, in making available oxygen, which is so essential for people, in ensuring availability of beds, in ramping up the health infrastructure, in ramping up production of vaccinations, and in permitting as many candidates as possible, and in stopping, just for personal promotion of the Prime Minister, in stopping the vaccine Maitri initiative and exporting vaccine. Even yesterday, Mr. Jaishankar has made a statement, we will continue to export the vaccine to 80 countries in an interaction with ORF. Why? There is no vaccine for Indians. How can you jeopardize the life of Indians in this fashion? So yes, Prime Minister is negligent, Prime Minister is careless, Prime Minister is cruel, and Prime Minister is callous in tackling COVID-19. Yes, Siddharth ji, can I also take yours? Sorry, I did not see you. मैं पहले आपके दूसरे सवाल का, क्योंकि आप दोनों का कॉमन है, उत्तर दूं और फिर पहले प्रश्न पर आऊंगा। आदरणीय मित्र, मोदी सरकार और खास तौर से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कोविड-19 की लड़ाई में लापरवाह भी हैं, नाकाम साबित भी हुए हैं, और अगर मैं ये कहूं कि उनका व्यवहार गैर जिम्मेवाराना और निर्दयतापूर्ण है, तो वो सही होगा। श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी ने पिछले एक हफ्ते में पत्र लिखकर कॉन्क्रीट सुझाव प्रधानमंत्री जी और मोदी सरकार को कोविड-19 से लड़ने के लिए दिए। आज देश की वास्तुस्थिति है क्या? कोरोना की सेकेंड वेव बड़ी विविध तरीके से, बड़ी गहन तरीके से हमारे नागरिकों पर उसने आक्रमण कर रखा है, परंतु मोदी सरकार सोई पड़ी है, पूर्णतः उदासीन है। उनका यह व्यवहार निकम्मेपन की और एक लापरवाही की, जानबूझकर की गई लोगों की जान से खिलवाड़ की ओर इशारा करता है। 1,85,000 कोरोना केस एक दिन में हो, 1027 देशवासियों को जान से हाथ धोना पड़े और प्रधानमंत्री बेपरवाह रहें। आपके चारों तरफ देखिए, हर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां व्यक्ति जिसे आप जानते हैं वो अब कोरोना संक्रमित हो चुका है, परंतु देश के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर आज कोरोना का टीका, कोरोना निरोधक टीका उपलब्ध ही नहीं। प्रधानमंत्री के खुद के संसदीय क्षेत्र में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर ताला लग गया है। जो प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा सकते, वो देश का क्या कर पाएंगे? स्वास्थ्य मंत्री बजाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, जहां जहां कोरोना फैल रहा है वहां कोरोना का टीका उपलब्ध करवाएं, वो विपक्षी सरकारों पर आक्रमण करने में व्यस्त हैं। जब श्री राहुल गांधी जी ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया और कहा
कि जो भी कंपनियां पूरी दुनिया में हैं जो कोरोना का टीका बना रही हैं, उन सबको देश में कोरोना टीका आयात कर लगाने की इजाजत दीजिए। तो बजाय उस रचनात्मक सुझाव को माने, प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रियों रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी को भेज दिया कि वो राहुल गांधी जी पर आक्रमण करें और विपक्ष के ऊपर इल्जामात की राजनीति करें। 24 घंटे बाद उसी सरकार को यह समझ में आया कि श्री राहुल गांधी का सुझाव सही था और उन्हें दूसरी वैक्सीन कंपनियों के वैक्सीन को भी हिंदुस्तान में आने की इजाजत देनी पड़ी। एक हफ्ता पहले श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने पत्र लिखकर और सोशल मीडिया के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि आज जब दूसरी वेव कोरोना की बड़े विभत्स तरीके से हमारे नागरिकों को संक्रमित कर रही है, तो हम अपने बच्चों का भविष्य, उनकी जिंदगी और सेहत दांव पर नहीं लगा सकते। कृपया करके सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल करिए, मुलतवी कर दीजिए। फिर मजाक उड़ाया गया, फिर पक्ष और विपक्ष की राजनीति की गई। आखिर में आज एक हफ्ते बाद सरकार फिर वही सोच रही है जो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि हमारे सीबीएसई में फिजिकली अगर बच्चों को बिठाएंगे तो उनकी सेहत और जान दोनों को खतरा है संक्रमण का। यह सरकार है या तू मैं की दुकान? मोदी जी, ये यू वर्सेस अस डिबेट नहीं है, ये अस वर्सेस कोरोना डिबेट है। एक तरफ देश है, हम सब हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं, और एक तरफ कोरोना की विभत्स बीमारी है और हमें इससे मिलकर लड़ना है। विपक्षी नेताओं पर इल्जामात की राजनीति कर या विपक्षी प्रांतों के साथ दवाई में, ऑक्सीजन में, लाइफ सेविंग ड्रग्स की सप्लाई में, वैक्सीनेशन में भेदभाव कर देश से कोरोना की जंग को नहीं जीता जा सकता। मोदी जी, आपको अपना पक्षपातपूर्ण रवैया छोड़ना पड़ेगा। आपकी सरकार को निकम्मेपन से ऊपर उठकर सजग बनना पड़ेगा। निर्दयता और लापरवाही छोड़कर सजगता और ईमानदारी से पूरे हिंदुस्तान को एक नजरिए से देखकर कोरोना से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यही रास्ता है। और जहां तक आईएनसी टीवी का प्रश्न है, यह एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्त, जिसमें अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग राय मशवरा जो है उस पर डिबेट होगी, जैसा हजारों और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म इस देश में कर रहे हैं। यह भी एक छोटी सी शुरुआत है और किसी भी विचार को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिबेट के लिए रखा जाएगा। धन्यवाद। ओके, लास्ट क्वेश्चन। फेयर पॉइंट। मोदी सरकार का जो उदासीन और लापरवाह रवैया है, ये दोनों समस्याएं भी उससे उत्पन्न हुई हैं। याद करिए, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखकर फिर प्रधानमंत्री जी को और कांग्रेस पार्टी ने आगाह किया और कहा कि जैसे जैसे नाइट कर्फ्यू लग रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, पार्शियल लॉकडाउन लग रहे हैं, तो हमारे जो गरीब भाई हैं, मजदूर भाई हैं, वो एक बार फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दोबारा वो रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गई है। परंतु सुरक्षित तरीके से उनकी घर वापसी का और जिस प्रांत में वो जा रहे हैं उन प्रांतों में उनके लिए आय और रोजी रोटी के साधन का सरकार के द्वारा कुछ इंतजाम नहीं किया गया। सबको आत्मनिर्भर बनाकर छोड़ दिया गया है कि भैया मोदी सरकार के बस में कुछ नहीं है, तुम जो खुद कर सकते हो वो कर लो। जिस प्रकार से पिछली बार हमने हृदय विदारक दृश्य देखे थे कि हजारों, लाखों, करोड़ों मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चले थे, अगर आज भी सरकार नहीं चेती तो फिर यही हाल होने वाला है। और कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस अध्यक्षा जी ने एक कॉन्क्रीट सुझाव दिया है
कि हर परिवार को 6,000 रुपया, हर परिवार को 6,000 रुपया उनके खाते में फौरन डालिए, ताकि इन लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यूज और इकोनॉमिक एक्टिविटी पर जो रोक लगेगी, उससे जो उनकी आय जाएगी, उससे गरीब साथियों की मदद हो सके। मैं तारीफ करूंगा कांग्रेस की अलायंस वाली महाराष्ट्र सरकार की कि उन्होंने सीमित संसाधन होते हुए भी जो मोदी सरकार ने नहीं किया, वो महाराष्ट्र की सरकार ने कर दिखाया। हर साथी, ऐसे साथी मजदूर, ऑटो रिक्शा चलाने वाले हर साथी को 1,500 रुपए उनके खाते में देने का निर्णय किया है। मोदी जी, अब तो सीख ले लीजिए, सीखिए, जागिए, सजग बनिए, प्रहरी बनिए और कोरोना से देश की रक्षा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी सर, बड़ा लंबा।